तो अब हम बात करते हैं कि पैरामीटर जो है सप्लाई के लिए हमने 3 पैरामीटर पढ़े थे। क्या क्या थे 3 पैरामीटर? फर्स्ट पैरामीटर क्या था कि सप्लाई होनी चाहिए गुड्स सर्विस या दोनों की। एक पैरामीटर क्या था? कंसिडरेशन होना चाहिए। और एक पैरामीटर क्या था? बिजनेस के में होना चाहिए कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, है ना। तो हमारा जो सप्लाई है वो है कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है? जीएसटी इज एसेंशियली ए टैक्स ओनली ऑन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। कमर्शियल ट्रांजैक्शन का मतलब है कि आप बिजनेस कर रहे हैं तभी तो उसे हम कमर्शियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। Hence only those supplies that are in the course or furtherance of business qualify as a supply under the GST। तो GST में सप्लाई तभी मानी जाएगी जब वो क्वालिफाई होगा, तभी होगा जब वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा। तो any supply made by individual in his personal capacity do not come under the ambit of GST unless they fall within the definition of business। तो बिजनेस होना जरूरी है। अगर आप बिना बिजनेस के कुछ सप्लाई कर रहे हैं तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आने वाला है। मीनिंग ऑफ सप्लाई मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसका क्या मतलब है? एनी एक्टिविटी अंडरटेकन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वुड कॉन्स्टिट्यूट ए सप्लाई। In order to understand the term in the course or furtherance of business, we need to first understand the business। तो हमें पता होना चाहिए बिजनेस क्या है, तभी तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की बात करेंगे। तो बिजनेस सेक्शन 2 क्लोज 17 में बताया गया है, जहां पर ये कहता है कि कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, वेदर और नॉट अंडरटेकन फॉर ए मॉनेटरी बेनिफिट, तो ये सारी चीजें बिजनेस के मीनिंग में आती हैं। Thus, business include any activity transaction which is incidental or ancillary to any trade। मतलब आपके बिजनेस से मिलता जुलता है, बिजनेस की वजह से हुआ है तो भी उसे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। तो वो ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी हो सकता है। इन एडिशन एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज ए पब्लिक अथॉरिटी, वो भी बिजनेस में आएगा। फॉर एनी ट्रेड, कॉमर्स और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी बिजनेस में आएगा। फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी ये जरूरी नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकते आपकी ये जो ट्रांजैक्शन है बिजनेस में, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। मान लिया आप जनरली 10,000 आइटम बेचते हो किसी चीज के, और एक चीज के केवल 10 आइटम बेचे पूरे साल में, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, कम बेचा है। तो बिजनेस से रिलेटेड है तो बिजनेस एक्टिविटी ही मानी जाएगी, इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते क्वांटिटी कम है, रेगुलर बिक रहा है यानी कंटिन्यूटी है, यानी किसी आइटम को डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी ये सारी चीजें मैटर नहीं करेंगी। एग्जाम्पल नंबर 7, ऋषभ ने एक कार खरीदी है अपने पर्सनल यूज के लिए, और उसने 1 साल यूज करने के बाद इसे बेच दी कार डीलर को। सेल ऑफ कार बाय ऋषभ टू कार डीलर इज नॉट ए सप्लाई अंडर जीएसटी एक्ट। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई उसने इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं किया। अब मान लिया मैं भी हूं, मैं अपनी कार पुरानी बेचता हूं, तो ये मेरा बिजनेस नहीं है कार खरीदने बेचने, तो ये इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो वहां पर ये बात लागू नहीं होती है। लेकिन अगर मैं कार का मैकेनिक हूं, और मैकेनिक होने के नाते कोई ना कोई मेरे पास आ जाता है और कह देता है कि मेरी कार बिकवा दो, मैं बिकवा देता हूँ, बीच में कमीशन ले लेता हूँ, तो वहां पर वो इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएगा, लेकिन नॉर्मल केस में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल नंबर 8, मणिकर्णिका ने अपनी ओल्ड गोल्ड बैंगल्स बेचे एंड ईयर रिंग्स बेची आभूषण ज्वेलर्स को। सेल ऑफ ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी बाय एन इंडिविजुअल टू ए jeweler will not constitute supply as the same cannot be said to be in the course and furtherance of, है ना। पुरानी ज्वेलरी जनरली बेच के नई ज्वेलरी खरीद लेते हैं, या पैसे की जरूरत होती है तो कर देते हैं, तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है।
बिजनेस तो वोकेशन भी आता है, तो वो सब आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सुंदरम आचार्य हैं, फेमस एक्टर हैं ना। उन्होंने क्या करा, उन्होंने पेंटिंग बनाई और बेची। सलमान खान भी तो कई बार पेंटिंग बनाकर बेचते। मालूम है आपको? सलमान खान पेंटर है, कहते जी पेंटर है, पेंटिंग करते हैं और बिकती है। तो अंधभक्त बहुत सारे होते हैं, मतलब अंधभक्त नहीं कहना चाहिए। आपको कोई एक्टर पसंद है और आपको, आपके पास पैसा खूब है, तो आपको पता चल रहा है कि उसे मिलने का मौका भी मिलेगा, उसकी पेंटिंग खरीद लेते हैं। 10 लाख की तो देने एक पेंटिंग के पास पैसे की भरमार है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ खर्च करे। बहुत पैसा आपने दे दिया, उससे पेंटिंग खरीद ली। 10 रुपए की औकात नहीं है पेंटिंग की, मान लिया, फिर भी आपने 10 लाख में खरीद ली। और हो सकता है वाकई में वो 10 लाख की हो, अच्छी पेंटिंग करते हो। तो उन्होंने पेंटिंग, फेमस एक्टर है, पेंट कर और बेच दिया। कंसिडरेशन फ्रॉम सच सेल इज टू बी डोनेटेड ए चैरिटेबल ट्रस्ट। तो जो भी पैसा आया उन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट में डाल दिया। काइंड ह्यूमन उनका नाम है ना, बीइंग ह्यूमन है उनकी एक पूरा ब्रांड है उनका। द सेल ऑफ पेंटिंग बाय द एक्टर क्वालिफाइज एज सप्लाई एज इट इज मेड इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो वोकेशन एक्टिविटी या आपके बिजनेस, अगर वो फेमस एक्टर नहीं होता तो उसकी पेंटिंग कौन खरीदता? तो ये रिलेटेड माना गया। और उसने उस पैसे का बाद में क्या करा, उससे कोई लेना देना थोड़ा ना, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय क्लब एसोसिएशन टू इट्स मेंबर फॉर कंसिडरेशन, वो भी इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आएगा, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उसने अपने एम्प्लॉय से कहा कि वो अपने मेंबर से कहा कि आपके बिजली के बिल हम जमा करा देंगे, बदले में 50 रुपए पर बिल ले लेंगे, मान लिया। तो ये जो प्रोविजन है ये भी डेफिनेशन ऑफ बिजनेस में आता है, तो ये भी जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। एडमिशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस फॉर कंसिडरेशन इज आल्सो इंक्लूडेड इन द बिजनेस। कहीं पर एंट्री है, म्यूजियम है, वहां पर एंट्री टिकट है, कि आप टिकट खरीदो तो अंदर एंट्री होगी, तो वो भी तो बिजनेस के दायरे में आएगा। तो सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू सर्कस, सिनेमा हॉल, अम्यूजमेंट पार्क, थीम पार्क, वाटर पार्क, ये सब भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, और ये भी टैक्सेबल हो जाएगा जीएसटी के दायरे में। Business include activity of a race club, including by way of totalizer or a license to bookmaker or activity of licensed bookmaker in such club। तो मतलब इस तरीके की सारी चीजें भी आ जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 12, रॉयल टर्फ रेस क्लब है, और वो वेजरिंग मतलब बैटिंग एक्टिविटीज है, क्योंकि वो कहते हैं हमारे हॉर्स रेस होगी और उसमें आप पैसा लगाइए, और उस सर्विस के बदले में वो कुछ कमीशन लेते हैं। तो ये सब भी हमारे बिजनेस के दायरे में आएगी और वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन ये हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी ट्रांजैक्शन जो सेटिस्फाई करती है पैरामीटर्स जो एबीसी हैं, वो सब सप्लाई के दायरे में आ जाते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, ना वो भी हम देख लेंगे। अच्छा, सेक्शन 7(1)(a) कहता है द एक्टिविटी ऑफ ट्रांजैक्शन बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर, है ना, और कैश डिफर्ड पेमेंट अदर कंसिडरेशन। तो अपने मेंबर को जो, जैसे अभी अभी हमने कहा था क्लब वगैरह भी फैसिलिटी दे रहा है, तो वो भी सब आ जाता है ना। तो फॉर द पर्पस ऑफ क्लोज इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स tribunal, the person who is member constitute shall be deemed to be the two separate person and the supply of activity shall be deemed to be take place from one place to another। तो हम उसको टैक्सेबल कर देंगे। ये सेक्शन पहले आना चाहिए था, वो वाला एग्जांपल थोड़ा बाद में। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 171(b) की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये एक एक्सेप्शन है। हमने क्या कहा था, जो भी सप्लाई होगी इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वही सप्लाई होगी। अगर इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो वो सप्लाई
नहीं माना जाएगा और टैक्सेबल जीएसटी नहीं होगा, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन उसका एक्सेप्शन है 7(1)(b। क्यों है एक्सेप्शन? ये कह रहा है आप इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विस। अगर आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं तो और पैसा दे रहे हैं, तो चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है चाहे नहीं है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा, जो एक्टिविटी है स्केड्यूल 1 में, और एक और हमारा जरूरी बात क्या है कि कंसिडरेशन होना जरूरी है। तो अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी उसे हम 7(1)(c) के हिसाब से, मतलब 7(1)(b) और 7(1)(c) एक्सेप्शन है। 7(1)(b) किस चीज का एक्सेप्शन है कि अगर इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो भी वो सप्लाई माना जाएगा, और 7(1)(c) किस चीज का कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई माना। तो ये दोनों ही सेक्शन कब कब आते हैं उसके बारे में डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे पास सप्लाई मेड फॉर कंसिडरेशन बट नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस 7(1)(b) इसके बारे में बोल रहा है, और सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन 7(1)(c) ये कह रहा है कि स्केड्यूल 1 में जो बातें बता रखी उनमें कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी हम जीएसटी लगा देंगे, सप्लाई मानेंगे। तो इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो 7(1)(b) क्या कह रहा है? ये कह रखा है कि अगर आप सर्विस को इंपोर्ट करते हैं, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। ये इकलौती एक ही एक्सेप्शन है इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की, इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगेंस्ट कंसिडरेशन, कि आप इंडिया के बाहर से कोई सर्विस ले रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो हम उस पर टैक्स लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है चाहे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक प्रोप्राइटर है रामैया, और उन्होंने एक आर्किटेक्ट सर्विस ली है न्यूयॉर्क से। बहुत बड़े हैं, उन्होंने अपना घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट से डिजाइन बनवाया है, उनकी सर्विसेज ली है, और उन्हें $5,000 दिए। $5,000 बोले तो मोटा मोटा 5,000 इंटू 80 कर दें तो लगभग 4 लाख के आसपास पैसे दिए। तो ये सप्लाई 7(1)(b) में आएगा, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, पर्सनल घर के लिए लिए तो भी जीएसटी के दायरे में आएगा। उसका एक लॉजिक और रीजन है। अब याद करो इनकम टैक्स में क्या पढ़ा था, इंडिया से रिलेटेड कुछ भी है तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। अब अगर हम ये कहें कि वो सप्लाई कर रहा है इंडिया के बाहर से, तो उस पर कैसे टैक्स लगाओ, तो अभी हम पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। मतलब ए बी को माल बेच रहा है, ई कौन है? सप्लायर, बी कौन है? रेसिपिएंट। तो जनरली क्या होता है, ये सप्लायर की ड्यूटी है कि वो रेसिपिएंट से टैक्स इकट्ठा करे, और सप्लायर गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा कराए। तो ये ड्यूटी किसकी है टैक्स जमा कराने की? सप्लायर की। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसमें हम पता क्या करते हैं, हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, रेसिपिएंट टैक्स जमा कराएगा गवर्नमेंट के पास, रेसिपिएंट, ना कि सप्लायर। ऐसा क्यों? अब एक बार बताओ, हम इंडिया के बाहर से सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो न्यूयॉर्क में एजेंसी बैठी हुई है आर्किटेक्ट वाली, क्या वो इंडिया में टैक्स देंगे? वो उनका कोई लेना देना नहीं है इंडिया से। दूसरी बात, मान लिया आपका बिजनेस है और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड भी हैं, और आप किसी ऐसे बंदे से सामान खरीद रहे हैं जो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो जीएसटी ने समय समय पर आपके ऊपर ड्यूटी लगा दी है कि आप रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में। आप किसी ऐसे से माल खरीद रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम उससे तो क्या कहें, टैक्स दे, तू ही दे दे भैया। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस भी है, उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो एक तो ये हो गया, आप इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज को फॉर कंसिडरेशन
whether or not related to business, it will be taxable under section 7(1)(b). 7(1)(c) कहता है विदाउट कंसिडरेशन भी टैक्सेबल हो जाएंगी अगर ये आइटम स्केड्यूल 1 में दे रखी है तो स्केड्यूल 1 क्या कहता है? एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो इसमें क्या क्या आएगा? स्केड्यूल में पैरा नंबर है, तो पैरा नंबर 1 क्या कहता है? तो पैरा नंबर 1 कहता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। मान लिया आपने कोई बिजनेस की एसेट खरीदी, मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदने पे आपने क्या दिया? इनपुट टैक्स। और जब आपने माल बेचा उस पे जो आउटपुट टैक्स था उससे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने ले लिया, हिसाब कर लिया कि हम किस असेट है ना, असेट पे किस हिसाब से ले लिया कि हम असेट का इस्तेमाल करेंगे भैया। अब आप उसे बेच रहे हो और बिजनेस बंद कर रहे हो, तो भैया उस पर तो आप आईटीसी ले चुके हो। आईटीसी ले चुके हो तो भैया आईटीसी क्यों देती है गवर्नमेंट? इस लॉजिक को समझो, गवर्नमेंट आपको आईटीसी क्यों देती है? भाई गवर्नमेंट ने ए ने बी को माल बेचा, बी ने सी को बेचा, समझ रहे हो? तो ए ने बी को बेचा माल, 10,000 का माल लिया, इस पे 1,000 रुपए का आसान बनाने के लिए मैं कहता हूँ 1,000 रुपए का जीएसटी है ना। तो जब बी ने खरीदा 1,000 का जीएसटी दिया, ये 1,000 रुपए का जीएसटी किसके पास पहुंच गया? गवर्नमेंट के पास। में आती बात। अब बी ने सी को बेचा तो मान लिया जीएसटी 1,200 लिया, तो सी ने बी को 1,200 का जीएसटी दिया। गवर्नमेंट की जेब में 1,000 रुपए का जीएसटी आ चुका है और गवर्नमेंट ने क्या करा? 200 रुपए का जीएसटी कहा में जमा करा दो, है ना। अब 200 रुपए का जीएसटी जमा हो गया तो गवर्नमेंट के पास कितने पैसे आ गए? 1,200 रुपए। अब ये जो 1,200 रुपए आ गए और अब ये सी है ना, सी ने मान लिया खरीदा और सी ने कितना जीएसटी दिया है? मैं बताओ, सी ने कितना जीएसटी दिया है? 1,200 रुपए का, समझ रहे हो। और इसने माल बेचा, मान लिया कोई और चीज पे माल बेचा, कुछ भी करा, और इसका जीएसटी का अमाउंट है 1,500। मान लिया कोई और माल बेचा, ये नहीं माल बेचा, कोई और माल बेचा, उस पे जीएसटी कितना मिला इसे? 1,500। तो इसने क्या कहा? 1,200 रुपए काट के गवर्नमेंट के पास 300 रुपए जमा करा दिए। तो गवर्नमेंट से इसने 1,200 रुपए काट लिए, ये मतलब किस चीज से 1,500 रुपए और किसी चीज को माल बेचकर जो पैसा आया उससे ये 1,200 काट लिए। तो गवर्नमेंट ने क्यों कटवाया? गवर्नमेंट ये सोच रही है कि भैया इसका इस्तेमाल बिजनेस में हो रहा है, कोई बात नहीं, अब आप इसे बेच रहे हो। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप इसे बेच रहे हो तो इस पे जो जीएसटी काटा है ना भैया, ये वापस दे दो, क्योंकि आपने आईटीसी ले लिया है। क्यों? ये 1,500 रुपए चाहिए थे, हमने फालतू में 1,200 काट दिया, तुम तो बिजनेस बंद कर रहे हो। अगर आप बिजनेस बंद कर रहे हैं, असेट वगैरह बेच रहे हैं, तो आपका जीएसटी रिवर्स होगा, प्रोवाइडेड आपने वो क्रेडिट ले लिया है। पैराग्राफ 2 क्या कहता है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये क्या कहता है? ये कहता है, देखो आप एक बात समझो, मान लिया मेरा यूपी में एक गोडाउन है, फैक्ट्री है, मेरी यूपी में एक फैक्ट्री, और एक एमपी में मेरा गोडाउन है। समझो मेरी बात, ध्यान से समझना क्या है सिचुएशन। तो यूपी में मेरी फैक्ट्री है, एमपी में गोडाउन है, तो मैंने अपनी फैक्ट्री से गोडाउन में माल भेजा और फिर एमपी में इस गोडाउन से माल बेचा, ठीक है। अब अगर मैं ये देखूं कि ये माल एमपी से एमपी में बिक रहा है, तो इस पे क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी, या नहीं? लेकिन अगर मान लिया ये गोडाउन नहीं होता, ये गोडाउन नहीं होता और ये माल यहां से जाता, तो इस पे क्या लगता?
लगता में आ रहा है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हम तो जब आप ट्रांसफर करोगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना ही माल, तो उसमें बेच तो रहे नहीं रहे, तुम बेच रहे हो क्या माल, तुम तो अपने गोडाउन में ट्रांसफर कर रहे हो, तो क्या कंसिडरेशन होगा? कुछ नहीं होगा। तो लोगों ने क्या कहा कि भैया कंसिडरेशन है नहीं, माल बेच तो रहे नहीं, तो सप्लाई तो मतलब यहाँ पर सेल नहीं है, सप्लाई है। वर्ड क्या है? जीएसटी किस पे लगता है? सेल पे थोड़ी ना लगता है, सप्लाई पे लगता है। सप्लाई में सेल भी इंक्लूडेड है, ट्रांसफर भी तो इंक्लूड है। तो यूपी में मैंने अपनी फैक्ट्री से माल ट्रांसफर किया एमपी के गोडाउन में, तो इन्होंने कहा हम इस पे कंसिडरेशन नहीं है तो भी जीएसटी लगा दें, वरना क्या होगा, वरना तो आप इस पे आईजीएसटी दोगे ही नहीं ना। तो गवर्नमेंट ने कहा हम इसको ट्रांसफर मानेंगे और जीएसटी लगाएंगे, सप्लाई मानेंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब है कि अब पता क्या होता है, जहां पर माल बेचा जाता है हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और जो रजिस्ट्रेशन होता है वो परमानेंट अकाउंट नंबर के बेस पर होता है। मान लिया मैं अपने बिजनेस का दो जगह, दो अलग अलग स्टेट में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रहा हूं, तो वहां पर मुझे अपना सेम परमानेंट अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। तो अगर यूपी में मेरा एक परमानेंट अकाउंट नंबर है जिससे मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उसी परमानेंट नंबर से मैंने यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, क्योंकि बिजनेस तो सेम ही है मेरा। तो इसे बोलते हैं सेक्शन 25 में डिस्टिंक्ट पर्सन। तो एज पर सेक्शन 25 जीएसटी में इन दोनों को अलग अलग माना जाता है, डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। और इसमें ये बोला कि अगर आपका कंसिडरेशन नहीं है तो भी हम इस पे जीएसटी लगा दें। तो दूसरा एक्सेप्शन हो गया। पहला एक्सेप्शन, आप बिजनेस बेच रहे हो और कह रहे हो जी हम असेट फ्री में दे रहे हैं, तो भी हम जीएसटी लगा देंगे अगर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया है। दूसरा केस क्या है? अगर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज की रिलेटेड पर्सन को आपस में, बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो हम उस पे जीएसटी लगा देंगे, प्रोवाइडेड इट इज इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना। ठीक है। इसके अलावा क्या बात बोल रखी है? प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट्स not exceeding 50,000 rupees in value in a financial year by employer to an employee shall not be treated as a supply of goods or service or both। 50,000 रुपए तक का गिफ्ट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो उसे हम सप्लाई और सर्विसेज या गुड्स नहीं। पैरा नंबर 3 क्या कहता है? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। अब एक बात आओ, कंसाइनमेंट पे माल भेज रहे हैं या प्रिंसिपल अपने एजेंट को माल भेज रहा है, तो वो भी माल बेच नहीं रहा है, सप्लाई कर रहा है ना, ट्रांसफर कर रहा है, तो वो भी जीएसटी के दायरे में आ रहा है पैराग्राफ 3A में। या एजेंट प्रिंसिपल को भेज रहा है, वो भी आ रहा है पैराग्राफ 3B में। तो एजेंट प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल एजेंट को भेजेगा विदाउट कंसिडरेशन, तो भी उस पर जीएसटी लग जाए। पैराग्राफ नंबर 4, import or service by person from a related person or from any his other establishment outside India in the course or furtherance of business। import और सर्विस, मान लिया मैं कोई सर्विस ले रहा हूं, ये 7(1)(b) से अलग कैसे है? मैं सर्विस लेता हूं वहां पर चाहे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, लेकिन कंसिडरेशन होता है। यहाँ क्या है? यहाँ कंसिडरेशन नहीं है लेकिन रिलेटेड पर्सन है, मेरा या तो बिजनेस से रिलेशन है या मेरा पर्सनल रिलेशन है, और यहां पर कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन नहीं है लेकिन इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड मैं सर्विसेज ले रहा हूं बिना कंसिडरेशन दिए, तो भी उसे सप्लाई माना। 7(1)(b) क्या कहता है? कंसिडरेशन है लेकिन इंपोर्ट है, बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, 7(1)(b) में टैक्स। 7(1)(c) में स्केड्यूल 1 के पैराग्राफ 4 में क्या है? आप विदाउट कंसिडरेशन रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, तो भी वो टैक्सेबल है, प्रोवाइडेड इट इज इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ रिलेटेड होना।
तो as seen earlier, section 71C provide that the supply include the activity specified in schedule 1, चाहे वो कंसिडरेशन है या नहीं, तो कंसिडरेशन है तो भी, नहीं है तो भी। अब ये नहीं हो सकता कि 71C में जो स्केड्यूल 1 के अंदर आइटम है इसमें हमने कहा कंसिडरेशन नहीं है तो होगा, तो आपका कंसिडरेशन है तो नहीं होगा सप्लाई, क्योंकि स्केड्यूल 1 में लिखा है कि कंसिडरेशन नहीं होगा तो है। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कंसिडरेशन है या नहीं तो सप्लाई माना जाए। Thus, there are activity or transaction which are treated as supply even if they are made without consideration. These are specifically mentioned in schedule number 1. Okay. In the past indirect tax regime, in every tax में consideration बहुत ही ज्यादा important होता था। तो उसके लिए क्या होता था कि अगर कोई सर्विसेज फ्री में दी जा रही है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। मान लिया मैंने किसी को फ्री में सर्विस दी तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि मैं कहता था मैं पैसे ही नहीं ले रहा तो टैक्स किस बात का दूं। लेकिन जीएसटी में कंसिडरेशन की कुछ पॉइंट में हटा दी तो वहां पर हमारे पहले के मुकाबले ये अलग चीज हो गई। तो क्या था यहाँ, अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हमने पहले केवल पढ़ा क्या क्या है वो, अब उसको थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं। तो ये क्या है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ असेट, बिजनेस असेट, पैराग्राफ 1। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, अगर हम कोई भी डिस्पोजल या ट्रांसफर ऑफ बिजनेस करते हैं, है ना, परमानेंट बेसिस पर बिना कंसिडरेशन के भी वो सप्लाई माना जाएगा। लेकिन क्या ध्यान रखना है, ये तभी होगा जब आईटीसी लिया जा चुका है, आईटीसी क्लेम किया जा चुका है, तभी इसको हम टैक्सेबल सप्लाई मानेंगे, है ना। तो याद रखिए क्या है, देयर मस्ट बी ए डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। क्या होना चाहिए, डिस्पोजल या ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट होना चाहिए। और क्या कंडीशन है, ये परमानेंट होना चाहिए, ट्रांसफर या बिजनेस आईटीसी क्लेम कर लिया हो बिजनेस असेट पर, है ना। इंपॉर्टेंट बात है कि बिजनेस एसेट के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं है जीएसटी लॉ में, तो हम वही माने कि जो बिजनेस के लिए यूज हो रही है वो बिजनेस एसेट माना जाए। इन व्यू ऑफ द लास्ट कंडीशन, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट विदाउट कंसिडरेशन, है ना, will not be covered within the para and thus will not be deemed as supply. business asset on ITC is not taken. अगर बिजनेस एसेट है लेकिन आईटीसी नहीं लिया फिर वो नहीं होगा, क्योंकि वो कंडीशन है कि आईटीसी ले लिया हो, है ना। बिजनेस एसेट एलिजिबल फॉर आईटीसी, आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। या तो आईटीसी अवेलेबल ही नहीं है या आईटीसी अवेलेबल है लेकिन आपने लिया नहीं, दोनों ही सिचुएशन में सप्लाई नहीं माना जाए, क्योंकि सप्लाई मानने के लिए जरूरी चीज क्या है, आपने आईटीसी क्लेम कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 14, Dhruv gives old laptops being used in business to his friend free of cost. This will qualify as supply. क्यों, क्योंकि जब उसने लैपटॉप यूज करा बिजनेस में, उन्हें अगर आईटीसी ले लिया है तो अभी से हम सप्लाई मानेंगे, इवन ये फ्री में दे रहा तो। ठीक है, समझ में आती है बात। ए डीलर ऑफ एसी ने क्या करा, अपनी मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा है, आईटीसी इस मोटर व्हीकल पे अवेलेबल ही नहीं थी, ट्रांजैक्शन विल नॉट कंस्टिट्यूट ए सप्लाई, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं, है ना। बिजनेस एसेट है लेकिन उस पर आईटीसी क्लेम नहीं किया तो सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जरूरी कंडीशन है आईटीसी क्लेम किया हो। होल्डिंग टू सब्सिडरी की असेट भी कवर करेगी ये पॉइंट। और इस पैराग्राफ 2 क्या कहता है कि अगर सेक्शन 25 वाला डिस्टिंक्ट पर्सन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मैंने कहा था ना यूपी से एमपी वाला एग्जांपल दिया था, तो वो भी इसमें कवर होता है। गुड्स या सर्विस या दो रिलेटेड पर्सन है या डिस्टिंक्ट पर्सन है सेक्शन 25 में, तो उसमें सप्लाई माना जाएगा, इवन कंसिडरेशन नहीं है। तो इसमें रिलेटेड पर्सन जो वर्ड आया वो कौन है, रिलेटेड पर्सन होता है जो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में होता है। ठीक है, सेम फैमिली मेंबर कह सकते हैं, एक सब्सिडरी कंपनी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो रिलेटेड पर्सन का डिफाइन दे रखा है सेक्शन 15 में,
तो क्या क्या है उसके अंदर? तो पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन आर डीम्ड एज ए रिलेटेड पर्सन अगर एक दूसरे बिजनेस के ऑफिसर हैं या डायरेक्टर हैं, पार्टनर हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हैं, मोर देन 25% शेयर होल्ड करते हैं, एक दूसरे पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल है, कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल करती है, मिल करके कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल करती है, फैमिली मेंबर है, और कोई एक दूसरे सोल एजेंट वगैरह है, तो मतलब रिलेटेड पर्सन कहीं ना कहीं से लिंक बैठ रहा है। मिस प्रिया hold 30% shares of ABC and 35% of XYZ Limited. ABC XYZ दोनों रिलेटेड माने जाएंगे क्योंकि उनके शेयर होल्डर में 25% से ज्यादा एक कॉमन शेयर है, ये आपस में क्या माने जाएंगे? रिलेटेड माने जाएंगे। Q Limited decided role in corporate policy, operation management and quality control of R Limited. तो Q Limited कंट्रोल कर रही है R को, तो Q और R दोनों ही रिलेटेड माने जाएंगे। समझ में आता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर ये डिस्टिंक्ट पर्सन जो है सेक्शन 25, इसका क्या मतलब है? मैंने बताया था आपको, दोबारा से देख लेते हैं। जहां पर हम बात करें कि डिस्टिंक्ट पर्सन की, तो हम पहले ये देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोविजन है, ताकि हमें पता चल पाए, क्योंकि मैंने कहा था ना कि हर स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ही। तो एनालिसिस तो मेन चैप्टर नंबर 9 है रजिस्ट्रेशन का, में हमने डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना समझना जरूरी है कि सप्लायर को जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है वो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कराना है। मतलब आप जितने भी स्टेट में बिजनेस करते हैं, जितने भी स्टेट में, हर स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ये हर स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में होगा जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। अगर एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा आपका ट्रांसफर हो जाता है। वो हमने पढ़ा था ना, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, वो तो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। तो उससे ज्यादा अगर आपकी ट्रांसफर होती है, सप्लाई होती है, तो आपको हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन अगर किसी भी स्टेट से आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, फिर तो वो लिमिट अप्लाई नहीं होती। फिर तो 1 रुपए की सेल है तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। मतलब वो जो 10, 20, 40 लाख की लिमिट है, वो तब है जब आप विद इन द सेम स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, फिर तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। तो जितनी भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन काम करेंगे, हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो, जो सप्लाई टैक्सेबल ही नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन पेन बेस्ड है, मैंने कहा था परमानेंट अकाउंट नंबर आपका लिया जाएगा, है ना। तो वन से सप्लायर इज लायबल टू रजिस्ट्रेशन, ही हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन ईच ऑफ द स्टेट, ठीक है, अंडर द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। फर्दर ही इज नॉर्मली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन इन ए स्टेट। मान लिया एक स्टेट में मैं 5 जगह काम कर रहा हूँ या 50 जगह काम कर रहा हूँ, तो मेरी मर्जी है मैं उस सिंगल स्टेट में 50 रजिस्ट्रेशन कराऊं या एक ही कराऊं। तो मैं समझदार हूं तो एक ही तो कराऊंगा ना रजिस्ट्रेशन। तो एक स्टेट में मेरी मर्जी है, लेकिन हर स्टेट में मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये बात हो गई, बात तय हो गई। एक में मल्टीपल है तो मेरी मर्जी है मैं सेपरेट रजिस्ट्रेशन लूं या एक ही रजिस्ट्रेशन लूं। तो अब हम ये समझते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन सिंपल टर्म्स में क्या है, कि एक बिजनेस जिसके अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, उसे हम डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। मैं हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन यूपी में भी है, मेरा रजिस्ट्रेशन एमपी में भी है, मेरा ही है, सेम परमानेंट अकाउंट पर। तो वो आपस में जब हम एक दूसरे को माल ट्रांसफर करेंगे, तो ये बोला जाएगा डिस्टिंक्ट पर्सन है हम। और उस पर हमने अभी पढ़ा स्केड्यूल 1 में विदाउट कंसिडरेशन भी क्या होता है, जीएसटी लगता है, सप्लाई माना जाता है, ठीक है। तो जहां पर पर्सन हैविंग वन रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट इन ए स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज अनदर एस्टेब्लिशमेंट in a different state union territory, these establishment are considered as a distinct person, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए सेक्शन 25 और 5 में बता रखा है। एक पर्सन है जिसने
रजिस्ट्रेशन एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या कहलाएंगे आपस में? डिस्टिंक्ट पर्सन। मोहन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका एक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन है, उन्होंने वेस्ट बंगाल में भी रजिस्ट्रेशन कराया ब्रांच ऑफिस में, तो दोनों सेम पेन बेस्ड है, तो इन्हें क्या बोलेंगे आपस में? डिस्टिंक्ट पर्सन। एक बंदे के दो अलग अलग स्टेट में ऑफिस हैं, दो अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, आपस में उन्हें क्या बोलेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है। Further, where person has obtained or required to obtain registration in state or union territory has an establishment another, तो आपस में वही क्या बोलेंगे हम? Establishment of distinct person। तो एग्जांपल है 19, ऋषभ एंटरप्राइजेस एक रजिस्टर्ड सप्लायर है और उसके पास एसी रेस्टोरेंट है महाराष्ट्र में। उसने एक रायपुर उत्तराखंड में लिकर शॉप खोली है ना, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। Since supply of alcoholic liquor for human consumption in उत्तराखंड is non taxable supply, क्योंकि जो अल्कोहलिक लिक्वर है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वो जीएसटी में गुड्स के दायरे से बाहर है, तो ऋषभ एंटरप्राइजेस को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई होगी तभी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन दिस केस एयर कंडीशन रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र एंड लिक्वर शॉप in Uttarakhand shall be treated as a establishment of distinct persons. Supply by Maharashtra restaurant to Uttarakhand in course or furtherance of business even without constitution will qualify. तो यहाँ लिखा है in this case AC restaurant in Maharashtra and liquor shop though unregistered in Uttarakhand shall be treated as establishment of distinct person, है ना? सप्लाई बाय महाराष्ट्र रेस्टोरेंट टू उत्तरा इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई तो माना जाएगा क्योंकि सप्लाई के मीनिंग में आएगा। तो स्टॉक ट्रांसफर वगैरह सब हम क्या कहते हैं? स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर क्वालिफाई एज सप्लाई। तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, एक जगह से दूसरी डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब को अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो उसे भी हम क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। एक कॉमन प्रैक्टिस है बिजनेस की कि वो सामान एक जगह से दूसरी जगह सेम एंटिटी में ट्रांसफर करते हैं, है ना? जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल फैक्ट्री में अलग अलग ब्रांचेस में भेजा, डिपो वगैरह में भेजा, तो उस सिचुएशन में हम इसे क्या बोलेंगे कि भैया ये सप्लाई है विदाउट कंसिडरेशन होने के बाद। ठीक है। कोई पैसा तो चार्ज करेंगे नहीं वो, भाई आप अपने आप से पैसा तो चार्ज करोगे नहीं, है ना? एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को सर्विस दे रही है विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? सेल्फ सप्लाई है ना, अपने आप को सप्लाई कर रहे। लेकिन जीएसटी में इन्हें चाहिए विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन इन्हें सप्लाई बोलेंगे ना। प्रोवाइडेड ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन डिफरेंट लोकेशन विद सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑफ सेम लीगल एंटिटी एज दीज आर ट्रांजेक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। तो इसे डिस्टिंक्ट पर्सन की ट्रांजेक्शन मानते हुए इस पे जीएसटी लगेगा, सप्लाई माना जाए। इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट है आप लोगों को? क्लियर है ये? या तो डिस्टिंक्ट पर्सन या डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो इन दोनों ही सिचुएशन में जीएसटी लगेगा। रघुवीर फैब्रिक्स ट्रांसफर करते हैं 1000 शर्ट अपनी फैक्ट्री से, लखनऊ में फैक्ट्री है और रिटेल शोरूम दिल्ली में, तो इन्होंने वहां पर ट्रांसफर किया। तो फैक्ट्री और रिटेल शोरूम दोनों ही अलग अलग स्टेट में है ना? कंसिडरेशन एक मिनट, द लखनऊ है ना, रिटेल शोरूम दिल्ली में। द फैक्ट्री एंड रिटेल शोरूम ऑफ रेगुलर आर रजिस्टर्ड इन द स्टेट्स वेयर दे आर लोकेटेड, ऑल्दो नो कंसिडरेशन इज चार्ज। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू रिटेल उसे सप्लाई माना जाएगा और टैक्सेबल, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई हो रहा है। ठीक है। However, transfer between two units of legal entity under single GST registration within the same state, उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे। क्यों? डिस्टिंक्ट पर्सन तभी है जब अलग अलग स्टेट हो।
अगर विद इन द सेम स्टेट एक ही रजिस्ट्रेशन है तो उसे डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं मानेंगे। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। रघुवीर फैब्रिक है, उसने 1000 शर्ट अपनी फैक्ट्री लखनऊ से ट्रांसफर करी है कानपुर में। कानपुर लखनऊ यूपी में है, दोनों दोनों में एक ही रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है इन्होंने, एक ही रजिस्ट्रेशन है, मर्जी है ना, एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं अलग अलग। अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो डिस्टिंक्ट पर्सन है, एक ही रजिस्ट्रेशन है तो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन कंसिडरेशन चार्ज नहीं करा है, तो एक फैक्ट्री से दूसरे में सेम सिंगल रजिस्ट्रेशन में सप्लाई नहीं माना। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है इसमें? अगर इसमें रघुवीर ने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया होता, ठीक है, तो फिर दोनों को, तो यहां पर क्या रहता, स्टॉक ट्रांसफर को सप्लाई मान लिया जाता, फिर सप्लाई मान लिया जाता अगर अलग अलग ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन किया होता। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय के बीच में अगर सप्लाई हो रहा है तो इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी तो है। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन द, अब याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, सर्विसेज एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को देता है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, उस पर जीएसटी नहीं लगता। अब एक बताओ, मेरे यहाँ कोई जॉब करने आ रहा है, मैं उसे पैसे दे रहा हूँ, वो जॉब कर रहा है, तो वो अपनी सर्विस मुझे दे रहा है, तो क्या उस पर जीएसटी लगना है? वो उस पर जीएसटी लगेगा जीएसटी के हिसाब से, लेकिन उसे एग्जेम्प्ट किया गया है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जो सर्विस देता है एज ए एम्प्लॉय, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। TDS neither supply of goods nor a supply as per schedule third। अभी हम schedule third पढ़ेंगे। schedule third में क्या लिखा है, जो टैक्सेबल नहीं होती सप्लाई, तो उसमें एक सप्लाई आती है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जो सर्विसेज दे रहा है वो टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, ये हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है तो 50,000 रुपए तक का गिफ्ट पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 50,000 रुपए तक। ठीक है, अगर गिफ्ट्स ऑफ द वैल्यू मोर देन 50,000 मेड विदाउट कंसिडरेशन आर सप्लाई एंड सब्जेक्ट टू जीएसटी। ठीक है, अगर वो बिजनेस के दौरान दिया है तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। परक्विजिट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, since services by employee to employer in the course or furtherance of business are outside the scope, supply by employer to employee in the course of contractual agreement is not subject to GST। उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो जो परक्यूजिट दी जा रही है उस पर नहीं, क्योंकि आपस में कॉन्ट्रैक्ट है। देखो, जब मैं एम्प्लॉय को रख रहा हूँ उससे तय हो गया मैं आपको इतने पैसे दूंगा, ये फैसिलिटी दूंगा। गिफ्ट के लिए तय थोड़ी ना होता है कि मैं इतना गिफ्ट दूंगा, तो इसलिए वो गिफ्ट तो टैक्सेबल है 50,000 से ऊपर वाला, लेकिन परक्यूजिट टैक्सेबल नहीं है। प्रिंसिपल एजेंट, तो प्रिंसिपल एजेंट के बीच में जो सप्लाई हो रही है वो भी टैक्सेबल है, ये विदाउट कंसिडरेशन वो भी टैक्सेबल है। ठीक है, वेयर द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। मान लिया क्या हुआ, प्रिंसिपल ने एजेंट को माल दिया, एजेंट आगे उसे बेचेगा, तो जैसे लाइक ऐसा नहीं हुआ एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर हो रहा है माल, वही तो बात हो गई। तो ये भी टैक्सेबल है, विदाउट कंसिडरेशन होने के बाद भी टैक्सेबल है। ऐसे एजेंट प्रिंसिपल को दे रहा है, ठीक है, तो भी ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज कवर्ड है पॉइंट्स विद मेरिट कंसिडरेशन। तो यहां पर हमने क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज नहीं है, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स की बात हो रही है और सर्विसेज की बात नहीं हो रही है। प्रिंसिपल एजेंट के बीच में किस चीज की, सप्लाई ऑफ गुड्स, और वो भी विदाउट कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन है फिर तो टैक्सेबल हो ही जाएगा। Thus, the supply of service between the principal and agent and vice versa would require consideration। तो सर्विस के लिए कंसिडरेशन की जरूरत पड़ेगी, गुड्स के लिए कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई माना जाएगा। ये बात समझ में आती है? जैसे in order to determine whether a particular principal agent relationship falls within the ambit of para 3 of schedule 1, the deciding factor is whether the invoice for the further supply of goods on behalf of the principal is being made by the agent or not।
In other words, the crucial point is whether or not the agent has the authority to pass or receive the title of the goods on behalf of the principal. Where the invoice for further supply is being issued by agent in his name, then any provision of goods from principal to agent would fall within the code of para 3 above. तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया और एजेंट अपने आप से उस माल को आगे बेच सकता है अपने नाम से, तो हम इसे सप्लाई मान. Where the invoice is issued by agent to the customer in the name of principal, such agent shall not fall within the ambit of para 3 above. अगर मान लिया प्रिंसिपल अपने एजेंट को माल दे रहा है और एजेंट आगे माल बेच रहा है लेकिन अपने आप नहीं, प्रिंसिपल ही उसे कर रहा है, तो फिर उसे नहीं माना जाएगा. समझ में आता है? Similarly, where the goods being procured by agent on behalf of the principal are invoiced in the name of agent, then further provision of said goods by the agent to the principal would be covered. The above clarification can be understood with the examples. तो एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं. अनमोल ने भोलू को अपॉइंट किया है कुछ माल खरीदने के लिए मार्केट से. भोलू ने आइडेंटिफाई किए सप्लायर्स हु कैन प्रोवाइड द गुड्स एज डिजायर्ड बाय अनमोल एंड आस्क द सप्लायर. सप्लायर का नाम क्या है? गोलू. कि माल भेजो और किसके नाम से? अनमोल के नाम से. इन दिस सिनेरियो भोलू इज ओनली एक्टिंग एज ए प्रोक्यूरमेंट एजेंट and has in no way involved himself in the supply or receipt of goods. Hence, in accordance with the provision of this Act, Bholu is not an agent of Anmol for supply of goods in terms of para 3 of Schedule 1. तो आपस में देखो वो एक मीडिएटर है, ऐसा नहीं कर रहा है ना, उसका एजेंट खुद से माल रख रहा है, आगे माल बेच रहा है, ऐसा तो कुछ, तो कायदे से एजेंट नहीं है. तो उसमें फिर आपस में जो भोलू और अनमोल के बीच में कोई सप्लाई होगी विदाउट कंसिडरेशन, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि ये प्रिंसिपल एजेंट के दायरे में आ ही नहीं रहे. एक और एग्जांपल देखते हैं. मनी बैंक है, बैंकिंग कंपनी है, उन्होंने ईमानदार एक ऑक्शनरी है उसे ऑक्शन करने के लिए बोला गुड्स. क्या होता है कई बार है ना, बैंक के पास बहुत सारी सिक्योरिटी पर लोन देते हैं. जैसे बैंक ने लोन दिया आपको, कार पर लोन दे दिया. अब आप कार बैंक वालों का लोन वापस नहीं कर रहे तो बैंक वाले क्या करेंगे? कार उठा लेंगे. अब उस कार का क्या करेंगे? बेचेंगे. तो उसका ऑक्शन करा रहे हैं. ठीक है. तो ऑक्शनियर का क्या काम है? जो ऑक्शन करा रहा है कि वो पोटेंशियल बिडर्स को मतलब बुलाएगा और वो कहेगा कि भैया बोली लगाओ, ले लो. हाईएस्ट बिड एक्सेप्ट हो जाएगी और उसे माल दे दिया जाएगा. द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज इशूड बाय मनी बैंक टू द सक्सेसफुल बिडर. इन दिस सिनेरियो ऑक्शनियर क्या है? वो तो कोई रोल ही नहीं है माल वाल के लिए उसका. वो तो क्या कर रहा है? बस बंदे पकड़ रहा और कर रहा है. ऐसा तो हो नहीं रहा कि मनी बैंक ने ऑक्शनियर को दे दिया माल और भैया तू अपने आप बेच दे. ऐसा थोड़ी ना हो रहा है. वो तो सब कुछ बैंक और उसके बीच में एक मीडिएटर है हल्का सा. तो यहाँ पर ये है मेन बात. अगर बैंक सारा सामान दे देती ऑक्शनियर को कि भैया तू मुझे पैसे दे, बेच दे, अपने आप बेच दे, तो फिर हम उससे कहते हैं कि हाँ भैया ये एक एजेंट है. ये तो एजेंट नहीं है, एक मीडिएटर है. तो यहाँ पर एजेंट नहीं माना जाएगा और विदाउट कंसिडरेशन उसे दिया जाएगा तो सप्लाई नहीं माना. ठीक है, बात समझ में आ जाती है. एक और एग्जांपल देखते हैं. गौतम एक आर्टिस्ट है. उसने गंभीर से कहा कि आप मेरी पेंटिंग ऑक्शन करो. गंभीर ने ऑक्शन एजेंट अरेंज कराई, हाईएस्ट बिड एक्सेप्ट कर दी और हाईएस्ट बिडर को भेज दिया. इनवॉइस जो है वो इशू किसने किया है? इनवॉइस किसने इशू किया? गंभीर ने, गौतम ने नहीं, गंभीर ने. गंभीर कौन है? ऑक्शनियर. ऑक्शनियर खुद ही ऑन बिहाफ ऑफ गौतम खुद ही कर रहा है ना. तो पेंटिंग डिलीवर कर दी. तो इस सिनेरियो में गंभीर जो है वो गंभीर केवल ऐसा नहीं है ऑक्शनर एक सर्विस दे रहा, बल्कि वो एक एजेंट की तरह काम कर रहा है क्योंकि वो तो खुद ही अपने आप कर रहा है, अपने आप ही खुद बिल बना कर दे रहा है. तो इसका मतलब इसे एजेंट माना जाएगा और स्केड्यूल 1 में कवर होगा. विदाउट कंसिडरेशन आपस में जो भी इनकी सप्लाई होगी वो सप्लाई मानी जाएगी. एक और एग्जांपल देखते हैं. एक C&F एजेंट या कमीशन एजेंट है, उसको माल भेजा जाता है प्रिंसिपल के थ्रू. आप एक बात समझो, मान लिया आप लैक्मे का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो,
वो कहाँ पर, लैक्मे की फैक्ट्री तो कहीं और है, आपके पास आ रहा है शहर में दुकानदार के पास C&F से आ रहा है। तो इसमें बहुत सारी चेन होती है, पहले फैक्ट्री से यहाँ आया, यहाँ से वहां से यहाँ। तो वहां पर क्या है कि अब फैक्ट्री थोड़ी ना बिल बना कर दे रही है, वो जो एजेंट है वही तो बिल बना कर दे रहा है। तो जब फैक्ट्री से उस C&F एजेंट के पास ट्रांसफर होगा तो वो सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि वो शेड्यूल 1 के पैरा 3 में माना जा रहा है। यही लिखा है C&F एजेंट है और उसने पोजीशन लिया प्रिंसिपल से, है ना, और इशू करा इनवॉइस अपने नाम से, ठीक है। इन सच केसेस CF कमीशन एजेंट इज एन एजेंट ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि वो अपने नाम से दे रहा है, ठीक है। और उसका ओरिजिनल प्रिंसिपल कौन है, उसका नाम किसी को आगे पता चले ना चले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 26, ताकि आपको क्लियर हो जाए। रवि ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द सर्विस ऑफ कवि हु इज कमीशन एजेंट एज पर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट ऑफ द स्टेट। Kavi identify the buyer and sell the agriculture produce on behalf of Ravi for which he charges commission. So as per the act, the commission agent is person who buy or sell the agriculture produce on behalf of the principal, ना? तो यहाँ पर buying and selling of agriculture produce on behalf of his principal received by way of remuneration commission percentage. In cases where invoice is issued by Kavi to the buyer, then he is agent. एक शॉर्टकट में ये बात तो पता चल गई। देखो एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है। एजेंट जो इनवॉइस इशू कर रहा है आगे रेसिपिएंट को या परचेजर को, अगर ये अपने नाम पर दे रहा है तो ये एजेंट है, अगर प्रिंसिपल इशू कर रहा है तो ये एजेंट नहीं है। बस इतनी सी ध्यान, ठीक है। सेक्शन 7(1)(a) where the contained activity or transaction constitute a supply in accordance with the provision of subsection 1, they shall be treated either as a supply of goods or supply of services as per schedule 2। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने 7(1)(a), 7(1)(b) शेड्यूल 1 पढ़ा। अब हम ये देखेंगे कि कोई भी सर्विसेज सप्लाई है वो गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी या सर्विसेज की सप्लाई मानी जाएगी, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।